Good morning, students. Myself Deepak Verma, Assistant Professor ABST, Dr. Bhimrao Ambedkar, Government PG College, District Chittorgarh, Rajasthan. Today we will read about management accounting and introductions. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शंस एक परिचय, क्या है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्यों होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या क्या इसके अपने नेचर है, इसका पार्ट फर्स्ट। यदि एक चैप्टर में पूरा हो तो ठीक, वरना आगे भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अपना मेन जो इसका इंट्रोडक्शन ही चलेगा जब तक पूरा नहीं होता। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है तो सीधा कॉस्ट से रिलेटेड रहेगी हमेशा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो सिर्फ फाइनेंस से रहेगी। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो क्या है, सीधा सा अपन को रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इट मीन्स जनरल एंट्री करने के बाद पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट इट मीन्स उसका नेट प्रॉफिट बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और उसके फाइनेंशियल पोजीशंस शो करने के लिए आपको एक बैलेंस शीट बनानी होगी। तो सिर्फ यही एक पार्ट हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरह से, इसमें एक बहुत बड़ा लार्ज का लेवल है, मतलब एक बहुत ब्रॉड एरिया है इसका, कि इसमें एक चीज़ को हम शामिल नहीं कर सकते, इसमें सभी चीज़ें शामिल है। चाहे वो साइकोलॉजिकल वाइज हो, लो वाइज हो, पॉलिटिकल वाइज हो, सब इसके अंदर शामिल होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीधा संबंध इसका डिसीजन मेकिंग से, और डिसीजन मेकिंग में सिर्फ एक ये नहीं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी वो सब इसमें शामिल हो जाएगी। तो इसका एक स्कोप और एरिया बहुत बड़ा है। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज एक्सपेंडेड वाइडली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको ज़्यादा हमने एक्सटेंड किया, ज़्यादा हमने इसको वेटेज दिया और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया है। Nowadays, accounting is not constant to financial accounting, recording, classifying, summarizing transactions to know result of the business activities, but accounting is backbone to forecast business events, planning and for managerial decisions. मतलब केवल यही नहीं हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब इसमें शामिल नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे ही कि रिकॉर्डिंग क्या, क्लासीफाइंग क्या, समराइजिंग क्या, मतलब जनरल एंट्री से लेके बैलेंस शीट बनाने तक। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में जितने भी चीज़ें इसमें होगी वो सब इसके अंदर शामिल हो गया। फोरकास्टिंग के लिए एक बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी आपको दे दीजिए का रोल प्ले करेगी है। The such accounting system be to used by business concerns which provides all necessary facts and the information to assist in all functions of the management, planning, coordination, control and decision making। मतलब प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक जो भी डिसीजन मेकिंग में सब शामिल होगा वो सब इसके अंदर आएगा। जैसे यदि मैं कह दूँ तुम्हारे आपको लोगों को कहूँ मैं कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी तो क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, उसका भी हम जितने भी उसके टूल्स यूज होंगे, जैसे कह दिया जाए आपको रेशो एनालिसिस, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, एवरेज पेमेंट पीरियड्स निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है, उसका अलग यूज होगा, वो भी इसी का पार्ट होगा। अगर आपके लिए कहा जाए कि कॉमन साइज और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट्स, तो उसका यूज भी इसके अंदर शामिल होगा। ट्रेड एनालिसिस के अंदर शामिल है। मैं कह दूँ आपको इसके अंदर अगर यदि आपको कहा जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस, कैश के रिगार्डिंग सारी चीज़ें इसके अंदर करने के लिए वो शामिल होगी आपकी। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड से रिगार्डिंग सारी चीज़ इसके अंदर आएगी, तो उसका यूज करना भी इसके अंदर शामिल हो गया। बहुत बड़ा एक अपना एरिया इसके अंदर शामिल है। दैन सच अकाउंटिंग सिस्टम इज नोन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग फंक्शन के प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। द meaning of management accounting may be easily understood by the various definitions given by the various experts and the learners. Few definitions are as under. According to Anglo-American Council of the Productivity, management accounting is the presentation of accounting information in such a way as to assist management in the creation of policy and in the day-to-day operation of undertaking. Second, according to R.N. Anthony, management accounting is concerned with the accounting informations that is useful to management, जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो वो सारी उस पर फोकस करेगी। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर बॉस्टॉक, management accounting can be defined as the art of presentation of the management such figures, whether in terms of cash or other units, as will assist management to do its job. इन सभी का एक कंक्लूजन वाइज अगर ये कह दिया जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर
डे टू डे चीज़ को, इसके ऑपरेशन को अंडरटेक करने के लिए वो सारी चीज़ उसका प्रेजेंटेशन करना, फैक्ट यहाँ पे इसमें इसके अंदर फिगर्स वाली चीज़ें मैं बोलूँगा, मतलब डेटा से रिलेटेड ही है कि मतलब क्वालिटेटिव्स और क्वांटिटेटिव्स अप्रोच की बात की जाए तो यहाँ पे क्वालिटेटिव्स नहीं आएगी। अकाउंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन जो हर जगह हर फील्ड में है वो इस फील्ड में भी लागू है कि ये क्वालिटी पर कहीं ध्यान नहीं देती है। तो क्योंकि अगर किसी के बारे में कहा जाए कि कौन मिस्टर ए और मिस्टर बी है तो कौन कितना ईमानदार है, ए 4 रुपये का भी ईमानदार, बी 5 रुपये का ईमानदार, ऐसा तो हो नहीं सकता। कौन कितना काला है 2 काले व्यक्ति में, ये तो हो नहीं सकता। तो क्वालिटेटिव्स तो इग्नोर की जाएगी। तो डेटा के रूप में, एक फिगर्स के रूप में जो आपके है उसको उसमें सारा प्रेजेंटेशन करना, आपकी डिसीजन मेकिंग लेना, वो इसके अंदर शामिल है। इन समरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन स्टडी ऑफ दैट अकाउंटिंग एंड रिलेवेंट टेक्निक्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विच आर यूज टू मैनेजमेंट एंड इट्स पॉलिसी डिसीजंस, नीतियाँ बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, जो भी अपने एंटाइटी इंस्टीट्यूशंस के गोल है उसको प्राप्त करने के लिए। यस, टेक्निक्स ऑफ द यूजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय मैनेजमेंट टू नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये तो था एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपको मीनिंग समझा जाए इसको, चाहे डेफिनेशन समझाए कि क्या है, यहाँ तक ये एक शॉर्ट रूप में है। इसके यदि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बोला जाए तो जितना बोला जाए उतना ही कम है, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं एक इंट्रो डेफिनेशंस वाले पार्ट को यहीं पे आपको ख़त्म करूँगा, क्योंकि अभी आगे हम इसका जो इसी में होगा उसका नेचर्स पढ़ेंगे। नेचर्स में अभी बहुत एक्सप्लेन करना है अपने को, उसमें बहुत सेंस है। अकाउंट्स की जान होती है थ्योरी। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझ रखा है, कभी नहीं, कई बार लोग सोचते हैं कि हम ये थ्योरी क्यों पढ़े, हम प्रैक्टिकली पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को जब भी जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसकी बेस में जाना पड़ेगा। तो बेस के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले अपन थ्योरी पे फोकस करेंगे, जब प्रैक्टिकल आएंगे हम प्रैक्टिकल में भी इतना ही फोकस करेंगे। नाउ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, that part of accounting system which facilitates the management process of decision making is called management accounting. Management accounting is concerned with the presentation of accounting data information, not only for the presentation of accounting but it emphasizes on number first, देखो किस किस पे जो emphasize करता है। number first, presentation of accounting information to management, and second, presentation in such a way which may assist to performance their work efficiently. As management accounting is concerned with collection, analysis and communication of data informations. Following are the categories of the management accounting. अब देखो इसमें क्या क्या विशेषता है इन दोनों के लिए, मतलब मैनेजमेंट के लिए जो डेटा देना और उसे एक सिस्टमेटिक वे के अंदर की जो उसका एक परफॉर्मेंस उसे असिस्ट कर सके मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए। अब देखो इसकी विशेषताएं देखना भी आप। पहली, ब्रांच ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा नहीं कह दिया कि यस उठा लिया अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बस हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से करेंगे। नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसके अंदर एक रोल प्ले नहीं करेगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी। साइकोलॉजी हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, ठीक है, लो वाई लीगल फैक्टर हो, बिल्कुल, पॉलिटिकल फैक्टर हो, वो भी इसी के अंदर शामिल है। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड लेबर कॉस्ट, मेटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें वो भी इसी के अंदर शामिल है। फाइनल अकाउंट के तो है ही, और भी जो भी आएगा, जो भी इससे डिसीजन के लिए शामिल होगा वो सब इसमें होगा। एक सीधा साधा सा एग्जांपल देखिए, मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे एक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे होते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है। तो सब जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है तो हम बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बिजनेस रिलेटेड तो उसको इफेक्टेड करते हैं। सपोज करो मैं एक प्रोडक्शन कंपनी और एक मैं पॉलीथीन कंपनी बनाता हूँ, पॉलीथीन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, मैंने सारी प्लानिंग कर दी, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, इस बार इतना प्रोडक्शन करना है, इस तरह से करना है, ये टेक्निक यूज करनी है, इस बार हम नई मशीनें यूज करेंगे, जो भी था हमने परफेक्ट जो डिसीजन मेकिंग था बना ली अपनी एक पूरी प्लानिंग। अब कैसे इफेक्टेड होगा भैया, गवर्नमेंट ने सीधी पॉलिसी बैन कर दी, पॉलीथीन बैन इन पर्टिकुलर कंट्री, अब कर लो, अब तो हो गया, इलीगल हो गया। हाँ, कुछ टाइम देगी आपको 4-6 महीने करने के लिए कि जब तक है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इफेक्टेड हो गया सारा डिसीजन। अब आपको मान लो खादी के कपड़े बना के बैग्स बनाने या पेपर बैग्स बनाने, वो सारी चीज़ बाद की बात है, आपका सारा इफेक्टेड हो गया। इसका मतलब पॉलिटिकल डिसीजन ने आपको इफेक्ट किया, लीगली फैक्टर ने आपको इफेक्टेड किया, वो सब चीज़ के अंदर शामिल आएगी। दूसरा, अगर मैं आपको कह दूं, अगर जैसे मान लो एक, जैसे अभी इंडिया में भी करंट में चल रहा है, चाइनीज़ आइटम्स को बाइकाट करने की बात की जा रही है। अभी चाइनीज़ आइटम अगर हम बाइकाट कर देंगे तो क्या होगा,
मेरी कंपनी तो जैसे मान लो मेरे अपने कंपनी चलाता हूँ, एक बिज़नेस करता हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसका मैंने सारा कॉन्ट्रैक्ट या जो भी अपने पास फ्रेंचाइजी ले रखी है वो, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो कंपनी से मैंने कर रखा है वो एक चाइनीज़ कंपनी है। गवर्नमेंट के अभी ऐसा एक स्कैनरियो बना हुआ है यहाँ पे कि चाइनीज़ आइटम बाइकाट करना। तो अगर जब मेरी मार्केट में गुडविल ख़राब हो जाएगी, अगर मैं चाइनीज़ कंपनी से करूँगा तो उसको भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। सब जगह ऐसा नहीं कि पूरा, मैं ये नहीं कहता चाइनीज़ बंद हो जाएगा, क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, MFN मोस्ट फेवरेट नेशन पे वर्क करते हैं, तो सीधे साधे तो किसी को काट नहीं सकते इस तरह से कि नहीं हमने इस कंट्री को कट कर दिया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इफेक्टेड ज़रूर आएगा। आत्मनिर्भर का भी एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक नारा दिया है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम स्वदेशी वस्तुओं पे करना है, तो हमें खुद को हमें अपनी ही टेक्निक्स यूज करनी होगी, तो ज़्यादा हमारा इफेक्ट रहेगा, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स की जब पब्लिसिटी करें या एडवर्टाइजमेंट करें तो हम ये कहें यस ये स्वदेशी है, मेड इन इंडिया, तो उसका भी एक अपना एक रोल रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इफेक्टेड करती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ये सब किसके अंदर शामिल है, सब मैनेजमेंट के अंदर शामिल है। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट होगी, आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं करोगे तो आप लॉन्ग रन के अंदर मार्केट में बने नहीं रह सकते हो। फर्स्ट तो इसमें चाहे जितने भी थे एक टेक्निकल वे में पढ़ लेते हैं। ब्रांच ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अकाउंटिंग, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, इट इज़ नॉट ओनली इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ द नॉलेज, it is branch of interdisciplinary knowledge comprising accounting, statistics, economics, mathematics, finance, law and psychology and etc. Second, emphasis on future. डिसीजन लेना है, डिसीजन तो फ्यूचर के लिए होगा, पास्ट के डिसीजन तो होंगे नहीं, किसी के पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि बैठा और पीछे गया और सारा काम कर गया, तो डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए ही होते। तो अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल होगा वो डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग में फ्यूचर से ही रिलेटेड होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड ही होगी और एम्फेसिस ऑन फ्यूचर ही होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन द विच नॉट ओनली स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड बट फैक्टर्स आर मेड अबाउट फ्यूचर्स प्लान। अकाउंटिंग तो हम पास्ट के बेस पे ही करेंगे, जो डेटा होंगे उसके जो भी होगी, लेकिन या जो भी हम एनालिसिस करेंगे पास्ट का ही करेंगे, लेकिन उसका सीधा रिलेशन होगा किससे होगा, फ्यूचर से ही होगा। जैसे स्टैंडर्ड, हमने किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड निकाली, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट करने के बाद मैंने कहा नहीं इसके स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, दोनों में वेरिएंस आएगा। वेरिएंस करने के बाद उसको चेक करना पड़ेगा, सही भी तो करना पड़ेगा। वेरिएंस का मतलब उन दोनों में अंतर होगा, तो अंतर प्रतिकूल भी हो सकता है एंड प्रतिकूल भी होगा और अनुकूल भी होगा। नाउ वेरिएंस मे बी फेवरेबल एंड एडवर्स। तो ये एडवर्स और फेवरेबल है क्या चीज़? सपोज करो मैंने किसी चीज़ का स्टैंडर्ड डिसाइड किया, 10 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट मेरे प्रोडक्शन की रहनी चाहिए, और अब 10 रुपीज़ नहीं रही, वो 9 रुपीज़ रहेगी, तो मैं कहूँगा ये फेवरेबल। तो ये अपने पास फेवरेबल आया, कॉस्ट की बात की जाए तो कम होना फेवरेबल है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि नहीं इस बार मेरे को 1000 यूनिट्स बेचनी है इस साल के अंदर, वास्तव में 1100 यूनिट्स बिक गई, तो 100 यूनिट ज़्यादा बेची, तो इस 100 का फेवरेबल ज़्यादा होने पे भी फेवरेबल हुआ। तो फेवरेबल जो हमारे लिए फेवरेबल हो, अनुकूल हो, वो होगा अपने पास फेवरेबल एडवर्स। तो फेवरेबल एडवर्स का मतलब ये नहीं कि हम एफिशिएंट हो गए ना, ऐसा कहीं नहीं है। हो सकता है हमने हमारी प्लानिंग करते समय गलती कर दी, तो उसको भी एनालिसिस करना पड़ता है। उल्टा भी हो सकता है, 10 रुपीज़ कॉस्ट डिसाइड की होगी पर यूनिट और 11 रुपीज़ आ गई, 1 रुपये ज़्यादा कहाँ हुई, इसका कारण जानो। उसी तरह से ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो एडवर्स हो गया। मान लो मैंने कह दिया कि 1000 यूनिट्स मेरे को सोल्ड करनी थी इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, और एक्चुअली मैंने 900 यूनिट सोल्ड की, तो 100 रुपये कम हो गए मेरे। तो 100 रुपये मेरे कम हो गए, तो 100 रुपये कम होने का मतलब क्या हुआ, मेरे 100 रुपये कम हो गए, तो कम का भी मेरा एडवर्स हो गया। 100 बिक्री की कम क्यों हुई ये भी जानना पड़ेगा। तो ये जो एडवर्स जो है या फेवरेबल जो भी, इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे, क्या हुआ और क्यों हुआ, और जाने उसके जो अपने को फैक्टर्स करने के, तो 2 तरह के फैक्टर्स निकल के आएंगे सामने, कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ शॉर्ट में। कंट्रोल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, नॉन कंट्रोलेबल जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे अभी लॉकडाउन लग गया, अब कुछ नहीं कर सकते आप, उस पीरियड में तो बिक्री हो ही नहीं सकती। जैसे लॉकडाउन लग गया तो आप उसमें आप क्या करोगे, उसमें बिक्री होगी नहीं, तो वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं।
हाँ, अब कुछ कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी नहीं, बेच नहीं पा रहे हो, मार्केट में कोई नया प्रोडक्शन आ गया आपसे अच्छी चीज़ में, उसने एक अच्छी क्वालिटी, तो आप एनालिसिस करो क्यों नहीं आता, मालूम चलेगा कि हमारा जो सिमिलर जो हमारा कंपटीटर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट लेके आया जो हमसे ज़्यादा अच्छा है, सस्ते में दे रहा है, तो कौन सी प्रोडक्शन यूज़ कर रही है, क्या उसकी प्रमोशन पॉलिसी क्या है, सेल्स प्रमोशन, वो सब चीज़ हम देखेंगे, तो वो सब चीज़ इसके अंदर आएगी। एम्फेसिस ऑन फ्यूचर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर it in which not only standards are fixed but forecasts are made about the future plans for this standard cost variance, जिसके बारे में भी मैंने शॉर्ट में बताया, एंड बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स आर यूज्ड, ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज होगी। तीसरी इसकी कैस्टिक देखेंगे अपन, सेलेक्शन ऑफ अल्टरनेट। बहुत सारे अल्टरनेट होंगे, किसी के चूज़ करना पड़ेगा। अब अल्टरनेट चूज़ करने का मतलब ये नहीं कि जो सबसे सस्ता है। Management accounting provides many alternates or more than one alternates for particular task. Now we will choose best alternate. What is the mean of the best alternate? Best alternates not means only minimize cost. केवल जिसकी लागत कम है वही नहीं है, जो हमारे लिए more suitable है, maximum suitable alternate will be used by for every institutions for their success. हर इंस्टीट्यूशन को अपने सक्सेस के लिए बेस्ट ही करना पड़ेगा। कई बार हमें कोई चीज़ महंगी होगी फिर भी हमें करना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो आपके पास दिल्ली जाना है और आपके पास 4 रास्ते हैं दिल्ली जाने के लिए। पहला रास्ता आप ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जाने के लिए आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह से 2 दिन लगेंगे। दूसरा रास्ता आप बस से जा सकते हैं, बस से जाने में आपको 3 दिन लगेंगे। चौथा रास्ता आप पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं, कार या जो भी आपके पास है अवेलेबल, उससे आपको 1 दिन लगेगा। 5वां रास्ता आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, वो आपको आधे घंटे में पहुंचा देगा। एरोप्लेन के अंदर कॉस्ट सीधी 10,000 रुपये, ट्रेन के अंदर 200 रुपये किराया, बस के अंदर 500 रुपये किराया, आप पर्सनल करोगे वो 2,000 का पड़ेगा। तो कई बार जब ऐसी स्थिति होगी मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है शायद कोई टेंडर वेंडर हो या कोई भी ऐसी मीटिंग हो जो मुझे अटेंड करना जरूरी है, सेमिनार्स वगैरह, नहीं तो उसके कारण मुझे लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा और मेरे को पहुँचना ज़रूरी है। तो फिर और जल्दी मेरे पास 1 दिन का समय भी नहीं है, जो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे एरोप्लेन से जाना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी पहुँच के उसे अटेंड करूँ। मैं उस समय ये नहीं देखूँगा कि ट्रेन में 100 रुपये लग रहे और एरोप्लेन से 10,000 रुपये लग रहे, 9,900 रुपये ज़्यादा कॉस्ट पे करके भी मैं उसी अल्टरनेट को यूज करूँगा। तो मोस्ट सूटेबल अल्टरनेट विल बी यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। ये है इसका अल्टरनेट्स। डिटेल में देख लेते, एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में भी देख लेते। Selection of alternates. Management accounting not only presents alternates but presents comparative analysis of the various analysis. उनका कंपैरिजन करेंगे, हर कभी कोई सूटेबल हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर एक भी हो सकता है। For a management problems which assist management to select appropriate alternatives. Appropriate करना है, ऐसा नहीं कि हमेशा टेंडर नहीं भर दिया कि ये हमेशा यही बढ़िया होगा ना। ब्रॉड स्कोप। ब्रॉड स्कोप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि पास्ट तो है ही, पास्ट का है, लेकिन फ्यूचर करंट सब इवेंट्स इसके अंदर शामिल होंगे। बहुत बड़ा इसका एरिया सब चीज़ को शामिल करती है। जैसे कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहता है सभी फील्डों के लिए, वसुधैव कुटुंबकम, सारे ही फील्ड्स मेरे हैं, सभी को मैं मानता हूँ। ये ध्यान रख लो, वसुधैव कुटुंबकम। तो देखो ब्रॉड स्कोप मतलब पास्ट भी मेरा, प्रेजेंट भी मेरा, फ्यूचर भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये है वसुधैव कुटुंबकम से शॉर्ट में। मजाक वाली बात थी थोड़ी सी, थोड़ा टेक्निक मतलब समझने के लिए आप समझ सकते हो कि सब इसमें शामिल है। अब देखो थोड़ा सा ब्रॉड स्कोप, इट्स स्कोप इज़ द ब्रॉडर इन द कंपेरिजन्स टू अदर अकाउंटिंग मेथड्स एज इट स्टडी एंड एनालिसिस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। मेरे को माल खरीदना है, अब मेटेरियल के कॉस्ट के लिए मैं प्लानिंग डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहा हूँ। यस 1000 यूनिट्स खरीदेंगे, पर यूनिट 10 के हिसाब से थी लास्ट ईयर, इस बार भी हमने खरीदेंगे 10, लेकिन पहले से देखता है कि इस समय 8 था, फिर 80 पैसे बढ़ा, लगभग 9 हो गया, फिर 9 रुपये 90 पैसे 10 हो गया, तो इस बार 11 रुपये करना पड़ेगा। उस ट्रेंड को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर साल लगभग 10% बढ़ रहा है, तो इस बार भी 10 रुपये का 10% बढ़ के 1 रुपये बढ़ेगा, तो 11 रुपये से मुझे उसका बजट बनाना पड़ेगा या डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये ट्रेंड वेंड सब इसमें शामिल है। वही वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। देन नेक्स्ट, प्रोवाइड डेटाबेस फॉर डिसीजन मेकिंग। डेटा सीन मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में डिसीजन नहीं है, डेटा सामने पड़ा, डेटा के बेस पे डिसीजन आएगी, अपने आप में इटसेल्फ नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बटन दबा दे बस अपने आप पंखा चलेगा ना, पंखा है, बटन तो दबाना पड़ेगा ना आपको।
पंखा अपने आप चलेगा नहीं। वैसे डेटा है तो उस डेटा के बेस पे ही होगा, वो अपने आप नहीं होगा। तो डेटा बेस इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होगी। प्रोवाइड डेटा बेस फॉर डिसीजन मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस फॉर डिसीजन मेकिंग। इट डज नॉट टेक एनी डिसीजन इटसेल्फ, इसके अपने आप नहीं लेता, फिर उसके आधार पे आप डिसीजन लेते हो। नेक्स्ट, स्टडी अबाउट द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बहुत सारे होते हैं, अलग अलग वे में पढ़ा, जैसे मेटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, ओवरहेड्स हो सकते हैं, उसमें भी फिर चले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे तुम्हारे आपके पास, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे। अदर फैक्टर की बात की जाए तो फिक्स कॉस्ट होगी आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो इन सब चीज़ों की बात है तो कॉस्ट एलिमेंट्स पे तो अपन को करना ही पड़ेगा। शॉर्ट में मैं एक बार फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिक्स कॉस्ट, द पार्ट ऑफ कॉस्ट नॉट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शन के अनुसार ना तो बढ़ते हैं ना घटते हैं, फिक्स्ड वो होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे अगर यदि मैं आपको कह दूं कि फ़िक्स कॉस्ट की बात आपके लिए कही जाए कि एक फैक्ट्री के अंदर की प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स है, मैक्सिमम कैपेसिटी 100% कैपेसिटी प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्री फॉर 1 मंथ 50,000 यूनिट्स, कि एक फैक्ट्री के अंदर एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम 50,000 यूनिट ही प्रोडक्ट कर सकते हो, और उस फैक्ट्री का किराया 50,000 रुपये। तो अगर मैं 100% कैपेसिटी पे यूज कर सकता हूँ तो 1 रुपये पर यूनिट पे कॉस्ट है, और मैंने एक महीने अपने पास रखी किराए पे और उसको एक भी प्रोडक्शन नहीं किया तो 0 यूनिट पे भी मेरी 50,000 यूनिट पे 50,000 रुपये कॉस्ट आई। तो 1 यूनिट की तो 1 यूनिट की कॉस्ट ही 50,000 आ जाएगी, और 50,000 करूँगा तो 1 रुपये आएगी। मतलब जैसे जैसे लार्ज स्केल जितनी जितनी प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा पर यूनिट्स की अलोकेशन उतना कम होता जाएगा। अगर मैंने प्रोडक्शन नहीं किया तो भी मेरे को देना ही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं मैंने प्रोडक्शन किया नहीं मैं किराया नहीं दूंगा। फिक्स्ड है। मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आना ही है, चाहे आप यूज करो या मत करो, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास आना ही है, देना ही पड़ेगा आपको। आप ये तो ना कह दोगे इलेक्ट्रिक कंपनी जाके मैंने तो यूज किया ही नहीं, मैं तो 6 महीने से था ही, 2 महीने से यहाँ पर था ही नहीं जो मैं बिल नहीं दूंगा, देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें जो प्रोडक्शन के साथ ना तो घटती है और ना बढ़ती है, इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ घटती है और बढ़ती है, जैसे भी मैंने बताया था मेटेरियल कॉस्ट 1 kg यूनिट्स चाहिए, 1 kg 10 रुपये का है, 2 यूनिट बनाओगे तो 2 kg डालना पड़ेगा, 1000 यूनिट बनाओगे तो 1000 kg डालना पड़ेगा। लेबर कॉस्ट एक यूनिट्स को बनाने के लिए 1 लेबर चाहिए, 2 लेबर चाहिए, 3 लेबर चाहिए, जो भी है ओवरहेड्स जितने भी जिस तरह से होंगे वो सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो मतलब जो प्रोडक्शन के साथ साथ घटते और बढ़ते हैं, पर यूनिट जितना यूनिट बढ़ाओगे उतनी यूनिट बढ़ेगी, जितनी यूनिट घटाओगे उतनी यूनिट घटेगी। सेमी वेरिएबल्स, जो इसमें थोड़ा पार्ट तो होता है फिक्स्ड और थोड़ा होता है वेरिएबल्स। अब एक लेवल तक वो फिक्स्ड है, लेकिन जैसे वो बढ़ाओगे तो वो हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं कह दूँ एक बस है, एक बस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 50 है, तो 50 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे 51वां व्यक्ति मुझे बैठाना पड़ेगा तो दूसरी बस रखनी पड़ जाएगी, तो फिर वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे आएंगे इसके बारे में भी। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। स्टडी अबाउट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। इन दिस टेक्निक स्टडी अबाउट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज द डन classifying total cost as fixed, variable, semi-variables, and nature of the elements of the cost is significant for various managerial decisions. Make और buy, खरीदना है नहीं खरीदना, ये भी इसी के अंदर आएगा। कि मान लो अगर कम एक स्पेसिफिक से अगर मैं कम करूँगा तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जो मार्केट में जितनी है तो मार्केट में खरीद लेनी चाहिए। मान लो मार्केट में कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, अब उसका ऑर्डर इतना ही है कि मेरे को 100 यूनिट बनानी है और 100 यूनिट प्रोडक्शन करने पे मेरे पास फिक्स कॉस्ट का अलोकेशन ज़्यादा है, कोई भी XYZ मैं कहता हूँ मेरे 12 रुपये पड़ती है पर यूनिट, तो खरीद लेना बेटर है। लेकिन खरीदते समय इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, मार्केट की जो अवेलेबल चीज़ है वो मेरे सिमिलर ही होनी चाहिए क्वालिटी के अंदर, और दूसरा उससे मेरी गुडविल को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे बाहर से ला के बेच दी तो वो दूसरी ब्रांड की होगी, नहीं, ब्रांड उसमें मैं अपना ही लेबल लगाऊंगा या जो भी चीज़ करूँगा XYZ जो भी होना है, लेकिन उससे मेरी गुडविल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर गुडविल इफेक्ट होती तो फिर तो भले महंगा तो भी बेचना है, तो गुडविल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सेल्स बिफोर और आफ्टर प्रोसेस ट्रांसफर्स, एक शटडाउन पॉइंट वगैरह इस भी बाद में पढ़ लेंगे, कब किसी लेवल पर बंद कर देना चाहिए बिजनेस को, नहीं करना चाहिए, कई बार घाटे में भी चलाएंगे बिजनेस को, चलाना पड़ेगा तो हमें, तो ये चीज़ें इसके अंदर देखी जाएगी। कॉजेज एंड इफेक्ट स्टडी, कारण परिणाम का संबंध होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ। इस बार बिक्री कम क्यों हो गई, लॉकडाउन लग गया, कारण क्या, कारण बता रहा हूँ मैं, कारण बता रहा हूँ आपको, बिक्री कम होने का कारण क्या, लॉकडाउन लग गया। इस बार प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा क्यों आई, हमारी मशीनें ख़राब थी,
जो भी XYZ इस बार नहीं हुआ, इस बार ऐसा क्यों हुआ, इस बार लाइट के अंदर लाइट लेबर कॉस्ट आपकी ज़्यादा क्यों आई, इस बार जो लाइट महंगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस महंगे हो गए हमारे पास पर यूनिट, तो ऐसा कारण इफेक्ट होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलवेज स्टडी अबाउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग शोज ओनली प्रॉफिट्स बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स यस जनरल एंटर कर दी, पोस्टिंग आपने कर दी, ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना दी, यस ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़, नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज़, ख़त्म। मैनेजमेंट आपको बताएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको ये बताएगी ये 50,000 रुपये प्रॉफिट क्यों हुआ, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ management accounting always study about causes and effect relations. For example, financial accounting shows only profits, but in management accounting causes and effects of profits, relation of the sales with the profits and its analysis is done. No fixed rule. नेक्स्ट जैसे कैसे कि नेक्स्ट मतलब फिक्स रूल मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रूल और ऐसा ही कर देना ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल चेंज होते रहेंगे। कई बार हमें बताया था ना, मैं दिल्ली जाने के लिए कभी आप ट्रेन भी यूज करोगे और दूसरी बस से नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रेन से जाना है। कई बार आपको बस से जाना पड़ेगा, कई बार हो सकता है आपको नई पर्सनल चीज़ गाड़ी कर लेना है, कई बार हो सकता है आपको नई एरोप्लेन से जाना। तो ऐसा रूल है क्या, टेंडर भर दिया कि रूल है, नहीं रूल ऐसा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जैसे रूल होते हैं ना, यस पर्सनल अकाउंट का रूल्स ये है अपने हमारे पास, रियल अकाउंट का रूल ये है, ऐसा नहीं है। नॉमिनल अकाउंट का रूल या जो भी है ऐसा नहीं होगा। गुड सोल्ड टू राम 5,000 रुपीज़, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हर सिचुएशन में राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही होगा, फिक्स रूल है उसका और ऐसा ही होगा, चाहे कभी चैलेंज नहीं हो सकता वो उसको। लेकिन यहाँ कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई इस बार हमने इस इतने रुपए खर्च कर दिए, इस बार भी इतने रुपए खर्च करेंगे। कई बार इस बार हमने इतना कर दिया, इस बार महंगा लेना पड़ जाए। कई बार स्थिति होगी ओवर टाइम के अंदर आप क्या आएगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन कराना है तो आपको लेबर चार्जेस ज़्यादा भी करने पड़ जाएंगे, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी गुडविल तो बनी रहेगी। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं हमें इतना ही ऐसा करना है ना, तो कोई फिक्स रूल नहीं है इसके। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी है और अपने आप को मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड सोर्सेज, वही इकोनॉमिक्स वाली चीज़ आ गई। वांट्स आर लिमिटेड, source are limited and wants are unlimited and every person was maximum satisfaction with his limited sources। वही चीज़ यहाँ पर है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस, गोल ओरिएंटेड, मार्केट में रन करना है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और सफिशेंट प्रॉफिट भी अर्न करना चाहिए। इसको अचीव करते हुए आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन जो रूल्स के लिए आपको हो वही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि पिछले साल हमने ऐसा किया था इस बार भी ऐसा करेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। एक बार डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। No fixed rules. In management accountings, no fixed rules like financial accountings are followed. Data are represented in various tables and charts as per the needs management accounting। कभी आपने टेबल दिखा दिया, कभी चार्ट में दिखा दिया, कभी आपने किसी भी टेबल समराइज जैसा भी आप कर रहे हो सब चलेगा उसके अंदर। ऐसा नहीं कि पिछली बार हमने ऐसा किया, वहाँ तो फिक्स है। यस बैलेंस शीट बनेगी, इसके अंदर इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी जाएगी, राइट साइड में एसेट्स आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ये अकाउंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट है, इसके इस साइड में क्रेडिट है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल ऐसा ही होगा। या ऐसा कुछ नहीं, कभी आप टेबल दिखाओ, कोई डायग्राम दिखाओ, कभी पीपीटी दिखाओ, सब अलाउड है। बस समझ में आना चाहिए और अपना जो गोल है वो अपन को अचीव होना चाहिए, लक्ष्य मिल जाना चाहिए, बस ये। दस डेटा आर प्रेजेंटेड इन द परसेंटेज और कंपैरेटिव फॉर्म एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज़। जैसे भी कई बार देखो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कहा जाए तो कई बार आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज बनानी पड़ेगी, तो परसेंटेज वाइज भी होगा, चेंज इन पर ईयर भी होगा, परसेंटेज वाइज भी होगा, अमाउंट वाइज भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या क्या चाहिए आपको। कई बार आपको रेशो एनालिसिस करना बनाना पड़ेगा, तो उसके अंदर अलग अलग होंगे, कई कुछ जैसे टर्नओवर वाले टाइम्स वाइज आएंगे, कुछ परसेंटेज वाइज आएंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। कुछ परफेक्ट रेशो आएंगे 2:1 उसमें आएंगे अपने अनुपात में, तो चीज़ें यहाँ पर है। 10 data are presented in the percentage or comparatives from as per objective of the study. Management accounting is used by management to number 1 plan to gain on understanding or expected business transaction and economic events and their impact of the organizations। मतलब सारे इकोनॉमिक इवेंट्स वगैरह या जो भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसका प्रभाव पड़ता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे वो। दूसरा एवेल्यूएट to judge the
implication of various past and or future events, पास्ट फ्यूचर सब चीज़ को evaluate करनी सारी वो भी. नेक्स्ट कंट्रोल and ensure the integrity of financials informations concerning and organizations. Last fourth point, ensure accountability in implement the system of reportings that is closely aligned to organizational responsibilities and that contributes to the effective measurement of management performance. तो आज के लिए इतना ही है कि मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन में आपने क्या समझा और मैनेजमेंट के जो नेचर है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. किसी भी तरह से आप कॉलेज में मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. कॉलेज के अलावा भी हर टाइम पे जब भी आपको अवेलेबल है, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ. आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो भी समस्या होगी बिल्कुल मैं आपके लिए हाजिर हूँ. तो आज के लिए हमारे यहीं चैप्टर को यहीं ख़त्म करूँगा मैं. अगले चैप्टर में हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. तो ताकि एक बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बेसिक इंट्रो हो जाए, क्योंकि एक चैप्टर में इस इंट्रो को पूरा करना संभव नहीं है. वैसे तो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखिए देना चाहो जितना ही, एक तो क्या कितने चैप्टर देना चाहो वो कम है. खैर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन टू मी. थैंक यू वेरी मच.